और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है, उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया कैसे बेरहमी से पत्थर चले, लेकिन अब इन सब पत्थरबाजों पर योगी की निगरानी होगी। दंगों पर अब योगी का आसमानी पहरा होगा। कैसे, आपको बताऊं कि अब उत्तर प्रदेश में पत्थरबाज हर वक्त एक आसमानी पहरे की निगरानी में रहेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा है कुछ इसी तरह से। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। अगली तस्वीर में देखिए, ये जो पत्थरबाज आपको नजर आ रहे हैं, ये जो पत्थरबाज नजर आ रहे हैं, इन सब पत्थरबाजों पर कैसे नजर रखी जाएगी, एम्बियंस के साथ दिखाइए। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ इस तरह से इन पत्थरबाजों पर यूपी में नजर होगी, तो नहीं बचेगा एक भी दंगाई। जरा रिपोर्ट देखिए कैसे योगी के हेलीकॉप्टर से सब हर वक्त नजरों में होंगे। देखिए रिपोर्ट। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस आएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अब दंगाइयों के लिए योगी आदित्यनाथ ने नया प्लान बनाया है। यूपी में हिंसा की घटना रोकने के लिए अब आसमान से भी एक्शन होगा। आसमान से भी दंगाइयों पर नजर रखी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से हर दंगाई पर पैनी नजर रखी जाएगी। हाल के दिनों में हुई हिंसा की वारदात के बाद योगी ने यह नया प्लान बनाने की तैयारी की है। इसको लेकर योगी सरकार ने बाकायदा यूके डिफेंस के साथ बैठक भी की। बैठक में ब्रिटिश हाई कमीशन मौजूद रहे। जिस तरह ब्रिटेन की पुलिस दंगाइयों से निपटती है, अब योगी की पुलिस भी इसी तरह दंगाइयों से निपटेगी। और आइए आपको बताऊं योगी की पुलिस अब कैसे निपटेगी दंगाइयों से, यूके की स्टाइल में। ये देखिए लंदन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भीड़ दिख रही है और ये हेलीकॉप्टर ऊपर आपको नजर आ रहा है। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। ठीक इसी तरह से जो प्रदर्शन यूपी में होगा उसमें संभवतः इसी तरह से हेलीकॉप्टर ऊपर से नजर रखेगा। फुल स्क्रीन लीजिए इस विजुअल को, तब दर्शक नजदीक से देख पाएंगे। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों को, ये लंदन की तस्वीरें। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने यूके डिफेंस और ब्रिटिश हाई कमीशन से मुलाकात की है और इस तरह की गृह सचिव से मुलाकात हुई है और इस तरह की तैयारी है। यूपी में जब प्रदर्शन होगा तो ठीक इसी तरह से आने वाले वक्त में नजर रखी जाएगी। कोई भी दंगाई बचकर जाने नहीं पाएगा। आइए अब आपको बताता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे होगा। ये देख रहे हैं आप आगे, ये पत्थर चल रहे हैं इधर से उधर। यही हो रहा है यूपी में, यही हो रहा है यूपी में। लेकिन अब कुछ इस तरह से, ये देखिए जरा, हेलीकॉप्टर ऊपर से सब कुछ देखेगा। पुलिस को योगी देंगे हेलीकॉप्टर की ताकत। पहली चीज, दंगा हुआ तो आसमान से भी एक्शन होगा ठीक इसी तरह से, सब पर नजर होगी ठीक ऐसे ही। यूके डिफेंस के साथ योगी सरकार की बाकायदा एक मीटिंग हो गई है, कैसे विदेशों में इस तरह की चीजों को हैंडल करते हैं। बैठक में ब्रिटिश हाई कमीशन भी मौजूद रहे हैं बाकायदा, और एयरबस हेलीकॉप्टर ने बाकायदा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया है कि इन लोगों को कैसे हर वक्त नजरों में रखना है। योगी के गृह विभाग को यह प्रेजेंटेशन दिया गया है और हेलीकॉप्टर का मल्टी यूज करेगी योगी सरकार। मल्टी यूज में क्या क्या शामिल है? प्रदर्शन वाली जगह की हेलीकॉप्टर के जरिए इस तरह से निगरानी होगी, यानी योगी के रडार में सब कुछ होगा। पुलिस उपद्रवियों पर हेलीकॉप्टर से नजर रखेगी। जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां इस तरह के तत्व होते हैं जो ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इमरजेंसी में मरीजों को यह हेलीकॉप्टर अस्पताल भी पहुंचाएगा, यानी उपद्रवियों पर नजर के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए और भी काम होंगे। बाढ़ के दौरान राहत बचाव कार्य भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। आग लगने पर हेलीकॉप्टर मदद करेगा। बहुत हाई राइज बिल्डिंग है उत्तर प्रदेश में, नोएडा में और बहुत से शहर हैं जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हैं। आग लगने के दौरान वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती है, तो हेलीकॉप्टर के जरिए इससे मदद ली जा सकेगी। यूपी में पर्यटन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे फायदे होंगे इसके जरिए। लेकिन आइए आपको दिखाता हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, योगी कैसे अपनी पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए तो नजर होगी दंगाइयों पर, लेकिन अपनी पुलिस को भी कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के हाई कमिश्नर को, आप देख रहे हैं, साइमन वैंग से मुलाकात की है योगी ने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इजराइल के राजदूत
से, जिनका नाम है नाओर गिलोन, उनसे मुलाकात की है। इजराइल की जो पुलिस है, जो हमास से लोहा लेती है, उस तरह की हाईटेक पुलिस बनाने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ की। यूपी की पुलिस इजराइल की पुलिस जैसी हाईटेक होगी, अत्याधुनिक चीजों के साथ तैयार होगी, एडवांस पुलिसिंग। जी हां, कैसी होगी एडवांस पुलिसिंग, ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, मेरे आगे खड़े हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इजरायली फोर्स, और योगी आदित्यनाथ की तैयारी है कुछ इसी तरह यूपी की पुलिस एडवांस पुलिसिंग तैयार करने की। तो होगा क्या, पूरी पुलिस जो है पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगी। पहली बात यह है, पुलिस को हाईटेक बनाना मकसद है, साथ ही साथ शहर भर में सीसीटीवी भी लगाने की तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन से बाकायदा इसकी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ संदिग्धों की पहचान का सिस्टम होता है, वो पहचान सिस्टम भी लगाया जाएगा। पुलिस की वर्दी भी बहुत हाईटेक होगी, ठीक इसी तरह से हाईटेक पुलिस वाले होंगे। पुलिसकर्मी एक दूसरे के संपर्क में हर वक्त रहेंगे, और पुलिस के पास इलेक्ट्रिक शॉट गन भी होती है, इजराइल में खासतौर पे होता है। यूपी में अभी पुलिस वालों के पास कोई विकल्प नहीं, पत्थर चल रहे हैं तो क्या करें, तो ये जो शॉट गन होगी, इलेक्ट्रिक शॉक से ये उपद्रवियों पर काबू करेगी बाकायदा। इसके साथ ही पुलिस को जूडो और मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी पुलिस की फिटनेस पर भी योगी आदित्यनाथ काम करेंगे। पुलिस की गाड़ियां भी बेहद हाईटेक की जाएंगी। गाड़ियों पर गाड़ियां जो है एक ऑफिस की तरह काम करती हैं, जो इजराइल की गाड़ियां हैं, एडवांस पुलिसिंग की जो गाड़ियां हैं। पुलिस विशेष मास्क का इस्तेमाल करती है, खासतौर पर यह मास्क गैस अटैक के दौरान काम आता है। तो ये सारी चीजें अगर इजराइल की पुलिस से उत्तर प्रदेश की पुलिस लेगी तो एक एडवांस पुलिसिंग होगी। जरा सुनिए, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह खुद आज योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। इसी तरह की पुलिसिंग और यूपी पुलिस को हाईटेक कैसे किया जाए उस पर उन्होंने बात की है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश ने अब पुलिसिंग को और दंगा नियंत्रण को एक दूसरे स्तर पर ले जाकर के उसका उच्चीकरण किया है, जिसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में इजराइल के राजदूत का श्री योगी जी से मिलना इस बात का संकेत है कि जो पूर्व में एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इजराइल की तकनीक प्राप्त की जाती थी पुलिसिंग के लिए, अब व्यवस्थित तरीके से एक रूपता के साथ और जो महत्वपूर्ण और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है पुलिसिंग के लिए वो ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि जो हाल ही में जो गड़बड़ियां हुई थी शुक्रवार को 3 जून को 10 जून को नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई थी, उसके लिए अब यूपी पुलिस हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करेगी दंगाइयों पर निगरानी रखने का। इसके साथ ही ड्रोन और ऐसे ड्रोन जिनमें वो सीसीटीवी होंगे जो कि फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ सुसज्जित होंगे। जिस तो यूपी के पूर्व डीजीपी को आप सुन रहे थे कि योगी ने क्या तैयारी की है, दंगाइयों से कैसे निपटना है यह भी तैयारी कर ली, लेकिन साथ साथ मंत्रियों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया है कि कैसे मर्यादा में रहना है। उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, बाकायदा मंत्रियों को सीख दी है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने सोचा कि दंगाइयों पर तो काबू कर लेंगे, अब अपने नेताओं की जुबान पर काबू करना भी जरूरी। भड़काऊ बयानों पर योगी बहुत सख्त हैं, कोई भी नेता मंत्री भड़काऊ बयान नहीं देगा। मंत्रियों को योगी ने सीधी सीधी और साफ हिदायत दे दी है, कहा धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, ऐसा कोई बयान ना दें, बेवजह बोलने से बचे मंत्री। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाएं, लेकिन कोई भड़काऊ पोस्ट शेयर ना करें, यह भी साफ साफ कह दिया है। अपने शब्दों पर मंत्री नियंत्रण रखें, वो क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। हेट स्पीच वाले नेताओं की बाकायदा पहचान की गई है, कौन है जो इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, कौन है जो इस तरह के बयान देते हैं, उनकी पहचान की गई है। ऐसे नेताओं पर पाबंदी जारी रहेगी। साथ ही साथ बयानों पर का असर जो है वो सरकार की छवि पर पड़ता है, यह कहना है सरकार की छवि को नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल भी रखा जाए। मंत्रियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारी नसीहतें दी गई हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक एक कर सब पर नजर रख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रयागराज में जहां हिंसा हुई और पत्थर चले, ये जो पत्थरबाजी जिन लोगों ने की थी,
अब इनकी बारी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इनकी पहचान शुरू हो गई है। ये देखिए पोस्टर आ गए, 1 2 3 4, ये देखिए गाड़ी पलटाई है, ये पोस्टर सामने आ गए, नीचे और है 1 2 3 4, ये 8 तस्वीरें हैं, 1 2 3 4 और ये 12 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 4 और हैं, ये 16 तस्वीरें हो गई। ये नया पोस्टर आया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये सब प्रयागराज में पत्थर चला रहे थे। ये देखिए, ये जो है इनके बाकायदा ग्रैब निकाले गए, सीसीटीवी के जरिए इनकी तस्वीरें सामने आई। कौन कौन है, किसके हाथ में पत्थर था, कौन क्या कर रहा था, कौन कहां जा रहा था, ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो प्रयागराज के जो हिंसा करने वाले दंगाई थे वो नहीं बचने वाले हैं, इसकी तैयारी कर ली गई है। आइए अब आपको दिखाता हूं तैयारी क्या है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स आगे आपके सामने, हिंसा जीवियों का हिसाब की तैयारी हो गई है। प्रयागराज में हिंसा पर एक्शन जारी है। 59 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की गई है, जो मैंने आपको दिखाया। अभी भी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और मूव कीजिए इसे, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और धर्मगुरुओं के साथ बैठकें की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि ऐसे युवाओं पर खास नजर रखी जाए। मास्टरमाइंड जावेद की भी जांच जारी है। जावेद के घर से पुलिस को कई दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है दस्तावेज में हिंसा के जिक्र का भी प्लान है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस बीच आपको बताऊं कि जावेद की जो बेटी है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। जावेद की बेटी की तस्वीर जरा दिखाइए इधर, मास्टरमाइंड जावेद की बेटी की तस्वीर दिखाऊं उससे पहले जरा सुनिए आईजी राकेश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, फिर दिखाऊंगा जावेद की बेटी क्या कह रही है और क्यों विवादों में। सुनिए जरा आईजी को। संख्या को लेकर अभी कोई श्योरिटी नहीं तो बढ़ती रहेगी, जो फीस जैसे भी आइडेंटिफिकेशन होता रहे, पहचान होती है, बढ़ती जाएगी। कुल कितनी गिरफ्तारियां भी हो गई हैं सर? 92। ये भी खबर आ रही थी कि ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पूरे इलाके का सर्विलांस और सर्विलांस होगा। ड्रोन के माध्यम से होगा, ड्रोन के जरिए होगा। प्रिकॉशन सर क्या क्या इलाके के लिए अभी और नई चीजें क्या सोची हैं आपने? वो सब प्लान किया गया, वो सब डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। हम फ्राइडे के लिए कुछ नई तैयारियां सर? हम इस योजना को आपको डिस्प्ले नहीं कर सकते, बता सकते हैं। योजना बनाई गई है और कर भी अच्छे से। और आइए अब आपको दिखाता हूं जावेद, जो प्रयागराज का मास्टरमाइंड जिसका घर गिरा दिया गया, उसकी बेटी से तारुफ कराते हैं। तस्वीर दीजिए जरा, यह है जावेद की बेटी जिनका नाम है आफरीन फातिमा। यह एक तस्वीर है। अगली तस्वीर जावेद के साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अब ये फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। ये जावेद की बेटी का ट्विटर अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखें कि लोकेशन क्या लिखी हुई है, यानी बायो कहां रहती है, लिखा है लोकेशन पर लिंचिस्तान, यानी हिंदुस्तान को आफरीन लिंचिस्तान कहती हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मास्टरमाइंड की बेटी क्यों कह रही है लिंचिस्तान और पहले भी विवादों में रही है। जावेद की बेटी का नाम भी हिंसा के साथ जुड़ा है, आपको बताऊं। इसके अलावा आफरीन फातिमा जेएनयू में पढ़ाई करती हैं, यानी जावेद की बेटी जेएनयू में पढ़ाई करती है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उससे पहले पढ़ाई कर चुकी हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से भी जुड़ी रही हैं आफरीन और कई विवादों के साथ आफरीन का नाम पहले भी जुड़ चुका है। ट्विटर पर लिखा है लिंचिस्तान में रहती हैं। वही मैंने आपको दिखाया, आतंकी अफजल गुरु की फांसी का भी विरोध किया था आफरीन ने सुप्रीम कोर्ट की भी मुखालफत कर चुकी हैं और कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आफरीन के जेएनयू के कई छात्र आंदोलनों से जुड़ी भी रही हैं आफरीन सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट में भी शामिल रह चुकी हैं। छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया था आफरीन ने उस वक्त। फिलहाल आफरीन की जांच की जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जावेद के वकील क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए, और एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जावेद मोहम्मद के पूरे घर के एक सामान को पुलिस ने कैमरे के सामने निकाला, कुछ नहीं मिला। उसके बाद बुलडोजर से उनका घर गिराया गया। फिर रात में स्टोरी प्लांट की गई कि उसमें कट्टा बम और पिस्तौल मिला है। तो क्या मैं समझूं कि उस मलबे के भीतर पेट्रोल, ये सारे असलहे रखे गए थे? आदरणीय पुलिस कप्तान से कहे कि वो एक भी लिटरेचर आपके कैमरे के सामने रखें जो विवादित है, जो भारत के एकता और अखंडता के लिए खतरा है। 2 असलहे मिले थे, 4 कारतूस मिले थे, एक पर्चा मिले था जिसपे लिखा हुआ था कि अटाला पहुंचना है और जो भी अड़चन डालेगा उस पे वार करना है। अदालत पे भरोसा नहीं है
इस तरह की बातें पर्चे पे लिखी हुई थी, उसको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। उन असलहों को भी शामिल किया जाएगा कि किसके द्वारा वो पहुंचाए गए। जो पर्चा मिला है उससे भी साफ जाहिर है कि मोहम्मद जावेद और जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा। तो योगी की पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। आज देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, और देखिए जरा, राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। तस्वीर जो मैं दिखाने जा रही, देखिए बड़ी बैठक, ममता बनर्जी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे नेता इस बैठक में मौजूद थे। ये जो अखिलेश यादव देखिए बैठे हुए, इस बैठक का मकसद यह था कि विपक्ष अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार किसे बनाए। यह बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुई। तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूं इस बैठक में कौन से बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। कोशिश यह है कि बीजेपी और एनडीए का जो उम्मीदवार हो उसके खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार हो। तो इस बैठक में कौन था, देखिए, ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई। इस बैठक में एनसीपी से शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी से अकेले अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल हुए। आरएलडी से जयंत चौधरी इस बैठक में पहुंचे थे। आरजेडी से मनोज झा बैठक में शामिल हुए, और शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और सुभाष देसाई भी बैठक में मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला इस बैठक में पहुंचे थे। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली में इस बैठक में शामिल हुई, और जेडीएस से देवेगौड़ा और कुमारस्वामी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे, और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी इस बैठक का हिस्सा थे। और इस बैठक में हुआ क्या, यह मैं आपको बताऊं। यह जो बड़ी बैठक हुई, यह बैठक थी कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन हो। कोई ऐसा उम्मीदवार जो एनडीए से अलग हो, बीजेपी से अलग हो, और हम अपने उम्मीदवार को आगे न सिर्फ बढ़ाएं बल्कि जिताएं भी, यानी राष्ट्रपति हमारा हो। विपक्ष की यह तैयारी है। तो देखिए जरा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की राजनीति तेज हो चुकी है। विपक्ष की बैठक में शामिल होने आए शरद पवार का स्वागत खुद ममता बनर्जी ने पूरी गर्मजोशी से किया। साथ में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। शरद पवार को अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए विपक्ष की तकरीबन सभी पार्टियां सहमत हो गई हैं। लेकिन क्या शरद पवार खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? बड़ी बात यह है, ममता बनर्जी की इस बैठक में कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो राहुल गांधी ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। तीसरे दिन पूछताछ कर रहे थे, तो दोनों नहीं पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश ने विपक्ष की इस बैठक में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में ममता बनर्जी के करीबी बन चुके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। अखिलेश को देखकर ममता का चेहरा खिल गया, और ममता के साथ खुद अभिषेक बनर्जी भी ने अखिलेश का स्वागत किया है। तो ये पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश के कैंपेन में भी ममता बनर्जी गई थी। आपको बताऊं ये बैठक हुई कहां, दरअसल दिल्ली में, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक हुई, और 22 नेता और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था। इसमें 17 विपक्षी पार्टी के नेता बैठक में शामिल हुए थे। करीब 2 घंटे तक विपक्ष की बैठक हुई। बैठक में सभी पार्टी ने अपनी राय रखी कि वो किसे उम्मीदवार चाहते हैं। विपक्ष ने कई उम्मीदवारों पर चर्चा की बाकायदा। पूरे विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा, कोशिश ये है विपक्ष की। सभी पार्टियों ने शरद पवार का नाम आगे किया। सब चाहते हैं कि पवार राष्ट्रपति हो। अगली बैठक मुंबई में 20-21 जून को संभव है। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने भी, यानी रक्षा मंत्री ने भी विपक्षी नेताओं को फोन किया। रक्षा मंत्री और बीजेपी ये चाहते हैं कि सभी का एक उम्मीदवार हो, सर्वसम्मति से हो। तो ममता बनर्जी, अखिलेश से राजनाथ सिंह ने खुद बात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी राजनाथ सिंह ने बात की है। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर आम सहमति की कोशिश है। तो यह है तैयारी। आइए अब आपको बताता हूं कि संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकता है। यानी पार्टियां ये चाह रही हैं कि एक उम्मीदवार हो, लेकिन कौन कौन से नाम हैं जो इस रेस में हो सकते हैं। पहला नाम देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं शरद पवार को। जी हां, शरद पवार आपको नजर आ रहे हैं। संभावित उम्मीदवार में एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे इस वक्त अगर कोई है तो वो शरद पवार हैं।
इसके अलावा विपक्षी पार्टियों में आम सहमति भी बनी हुई है शरद पवार के नाम पर। अगला नाम देखिए जरा राष्ट्रपति के लिए कौन है। फारूक अब्दुल्ला, बड़ा नाम है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, आपको बताऊं फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे। क्या फारूक अब्दुल्ला के नाम पर सब मान जाएंगे? क्या बीजेपी फारूक अब्दुल्ला के नाम पर मानेगी? अटल सरकार में मंत्री रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, अपने बयानों को लेकर भी विवादों में रहते हैं। अगला नाम देखिए जरा कौन है। गोपाल कृष्ण गांधी का नाम इस रेस में अगला है। महात्मा गांधी के पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी। 2017 में उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी रह चुके हैं और 2017 में विपक्ष के उम्मीदवार थे गोपाल कृष्ण गांधी साहब। 2004 से 2009 तक बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं और आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अगला नाम है यशवंत सिन्हा का। टीएमसी के उपाध्यक्ष है यशवंत सिन्हा, लंबे वक्त तक बीजेपी में रहे हैं और अटल सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। अटल सरकार में विदेश मंत्री भी थे यशवंत सिन्हा। और क्या यशवंत सिन्हा को बीजेपी सर्वसम्मति से उनके नाम पर तैयार होगी? अब जरा सुनिए, इस बैठक में जो लोग मौजूद थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मनोज झा हो, वो क्या कह रहे हैं इस उम्मीदवारी पर। But all we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. If he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. जो नहीं आए और 2-3 दिन हमारे हाथ में है, हम लोग इनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी राय क्या है वो देंगे और आज की मीटिंग का आउटकम क्या है वो भी उन्हें बताएंगे। शरद पवार जी ब्रीफ्ड यू, दैट इज द जिस्ट ऑफ द डिस्कशन। चर्चा ये हुई कि सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में नहीं, एक व्यापक संदर्भ में, और हमारा मानना है कि पवार साहब को कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया और अभी भी लोग लगातार उनसे अपील करेंगे कि पवार साहब एक्सेप्ट करें। अगली मीटिंग सर कब कॉल की? वो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय होगा। 20-21 की चर्चा रिक्वेस्ट करेंगे पवार साहब, बिल्कुल छोड़ेंगे, लगभग सहमति है पवार साहब के नाम पे। तो शरद पवार का नाम सभी चाह रहे हैं, लेकिन क्या शरद पवार चाहते हैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना? आइए आपको बताता हूं, शरद पवार ने खुद ट्वीट करके बताया वो क्या चाहते हैं। देखिए, शरद पवार ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए विपक्ष का आभार। वो कह रहे हैं मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, विनम्रता से विपक्ष का आभार खारिज करता हूं। खारिज कर दिया शरद पवार ने। मैं आम आदमी के लिए काम करने में खुश हूं, यानी शरद पवार कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल साफ है। लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर सवाल यह है कि कौन कौन इस बैठक में, बहुत से बड़े नाम आए लेकिन कुछ नाम वो भी थे जो ममता की बैठक में नहीं आए। क्या वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है? क्या वो विपक्ष के साथ नहीं है? तो देखिए वो कौन कौन से नाम है जो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। देखिए जरा, तो ये वो नाम है। अरविंद केजरीवाल दीदी की बैठक में नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के अलावा बड़ा नाम जगन मोहन रेड्डी है, क्योंकि एनडीए को, बीजेपी को अगर अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाना है तो एक जगन मोहन रेड्डी और दूसरे बीजेडी के नवीन पटनायक, इन दोनों का साथ चाहिए और ये दोनों ममता की इस बैठक में नहीं आए। इशारा साफ है। उद्धव ठाकरे इस बैठक में नहीं आए बेशक, लेकिन शिवसेना की नेता इस बैठक में पहुंची थी। के चंद्रशेखर राव इस बैठक में नहीं आए और ये वो नाम है सुखबीर बादल भी इस बैठक में नहीं आए। सुखबीर बादल यानी एसएडी चुनाव बेशक पंजाब में बीजेपी से अलग लड़ा, लेकिन क्या एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ होंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उन्हें तो न्योता ही नहीं दिया गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए। अमित मालवीय सीधा सीधा इस बैठक पर ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं, सुनिए। बंगाल सांप्रदायिक दंगों की आग में दहक रहा है। वहां पर सड़कों पर उपद्रवी उतर आए हैं, लोगों की घर और दुकानों को जलाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी जो बंगाल की गृह मंत्री हैं, उन्हें बंगाल में होना चाहिए और हालात पे काबू करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन वो यहाँ दिल्ली में
विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन हो, इस चर्चा के लिए पहुंची है। कहीं न कहीं उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े होते हैं कि जब बंगाल में इस प्रकार की स्थिति हो, ऐसे में दिल्ली आकर राजनीति करना कितना उचित है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और वो है राहुल गांधी। पिछले 3 दिन से ईडी की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या राहुल गांधी अरेस्ट हो सकते हैं? तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे थे ईडी ऑफिस। तीसरे दिन घंटों पूछताछ हुई आज भी राहुल गांधी के साथ। लेकिन आपको बताऊं, अकेले राहुल ईडी के रडार पर नहीं रहे। आज सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, ईडी की रडार पर कौन कौन से नेता हैं और रहे हैं वो देखिए जरा। लंबी फहरिस्त है ईडी की नजर जिन पर रही, जो ईडी के शिकंजे में आए वो नेता, बड़े बड़े नेता जो मंत्री रहे हों वो नेता। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के रडार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इसके अलावा मूव कीजिए इसे फास्ट, अगले मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल नेशनल हेराल्ड केस में ही ये भी ईडी के रडार पर। पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम भी ईडी के रडार पर। इसके साथ ही नवाब मलिक, अजीत पवार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के रडार पर आए। अगले 2 नेता हैं सत्येंद्र जैन और अनिल परब भी ईडी के शिकंजे में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा कसा। साथ ही साथ संजय राउत, डीके शिव कुमार भी ईडी के रडार पर। अगले 2 नेता सुरेश कलमाड़ी, रतुल पुरी हवाला केस में, कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में ईडी के रडार पर रहे। अगले 2 नेता मूव कीजिए, ये वो नेता हैं जो ईडी के शिकंजे में रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस आखिर क्यों बौखलाई है, कांग्रेस क्यों आग लगा रही है? केवल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस के सामने इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प था नहीं। ये देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ दी। आखिर किस वजह से? कांग्रेस के नेता से पूछताछ हो रही है सिर्फ इसलिए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल एक बुनियादी ये है कि राहुल गांधी क्या जवाब नहीं दे पा रहे। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि आज जो पूछताछ राहुल गांधी से हो रही थी वो पूछताछ पूरी हो गई है। राहुल गांधी ईडी ऑफिस से निकले और अब दोबारा पूछताछ होगी। बड़ी खबर यह है, शुक्रवार को राहुल गांधी को दोबारा बुलाया गया, तो चौथे दिन भी राहुल से पूछताछ होगी। 1 दिन का उन्हें सांस लेने की जगह दी गई है, यानी कल नहीं बुलाया है और परसों फिर से राहुल गांधी को ईडी दफ्तर आना होगा। इसी तरह घंटों सवालों के जवाब देने होंगे। आज से क्या आज राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई, सवाल यह है कि राहुल गांधी को क्यों बार बार बुलाया जा रहा? क्या वो जवाब नहीं दे पा रहे या उनके पास जवाब है नहीं? देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं क्या वजह है, राहुल गांधी को क्यों बार बार ईडी दफ्तर आना पड़ रहा है। देखिए, आपको दिखाता हूं वजह। देखिए आपके सामने है, राहुल से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ हुई है और राहुल के जवाब से दरअसल ईडी संतुष्ट नहीं है। ईडी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। राहुल जो जवाब दे रहे हैं, कई सवालों के जवाब राहुल गांधी बार बार टाल रहे हैं। या तो जवाब नहीं है या जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। कई सवालों के जवाब में टालम टोल की है राहुल गांधी ने और राहुल के बयान दर्ज करने में ज्यादा वक्त लग रहा है। यह भी एक वजह है। पूछताछ के बाद, इस ग्राफिक्स के बाद, पूछताछ के बाद बयान पर साइन करने में देरी हो रही है और पूछताछ खत्म होने के बाद भी राहुल को 2 घंटे लगे। पूछताछ खत्म हुई, उसके बाद 2 घंटे लगे राहुल को। कुछ शब्दों पर आपत्ति के बाद ईडी ने उसे बदला है। बड़ी बात यह है, राहुल ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। दूसरी बड़ी बात यह, ईडी ने उसी सवाल पर दोबारा जानकारी राहुल गांधी से मांगी है। ईडी पूछ रही है, विदेशी खाते आपके कहां है, उसकी जानकारी दीजिए। ईडी राहुल गांधी से पूछ रही है, विदेशी संपत्ति को लेकर आप जानकारी दीजिए, कहां कितनी संपत्ति है आपके पास। यंग इंडिया में जो चैरिटी है को लेकर सवाल पूछे गए। राहुल गांधी का कहना था कि ये यंग इंडिया चैरिटी के लिए बनी थी, तो सवाल पूछा कहां चैरिटी की इसने। 2010 में यंग इंडिया की स्थापना की गई थी, आपको बताऊं, और सोनिया और राहुल इसके डायरेक्टर हैं और उसमें शामिल है ये। यंग इंडिया का मकसद चैरिटी का काम बताया गया था। यंग इंडिया ने कोई चैरिटी आज तक नहीं की है। बड़ी बात यह है, 2010 और 16 तक चैरिटी का कोई काम नहीं किया, तो फिर आखिर यंग इंडिया बनी क्यों थी? बुनियादी सवाल यह है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं,
राहुल गांधी जब निकले वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, देखिए जरा। राहुल गांधी की आज की पूछताछ पूरी हो गई, ये देख रहे हैं आप। राहुल गांधी की गाड़ी निकल रही है, मीडिया कैमरों का जमावड़ा है, घंटों पूछताछ हो रही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी तीसरे दिन आज पूछताछ में शामिल हुए। ये जो आप देख रहे हैं पूरा काफिला राहुल गांधी का जो निकल रहा है ईडी ऑफिस से, ये राहुल गांधी को आप गाड़ी में देख पा रहे हैं। राहुल गांधी के लिए जरूर थका देने वाले दिन, लेकिन सोचिए राहुल गांधी एक लौते नेता नहीं है इस देश में जिनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी बहुत से नेताओं से पूछताछ हुई, लेकिन किसी पार्टी ने सड़क पर यह हंगामा नहीं काटा है, आग नहीं लगाई है टायरों में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नेता को जवाब देना पड़ रहा है। इसी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जरा सुनिए। अब कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला बोला जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। जान ले मोदी जी, प्रजातंत्र की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं। अहंकार रावण का भी टूटा, अहंकार कंस का भी टूटा, अहंकार दुर्योधन का भी टूटा, अहंकार आज की सत्ता के सिंहासन पर बैठे मदमस्त लोगों का भी टूटेगा। इस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। यदि एजेंसी के पास सारे सबूत है और भारतीय जनता पार्टी कैमरे के पीछे बैठकर सारे अफवाह फैलाने में लगी हुई है, तो मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं और ईडी से भी ये मांग करता हूं कि वहां सारे मीडिया हाउस के कैमरा लगा दिए जाए, जो सवाल उसके हैं और राहुल जी जो जवाब दे रहे हैं पूरा देश सुने, जाने, समझें और वो तय करें कि सच क्या है। ये भ्रष्ट वीरों को इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का जो अहंकार है आपको, और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी विरासत है, उसको हम जिंदा रखेंगे, तो ये विरासत अब तो नहीं चलेगी। हमारी रणनीति हमारे इतिहास में दिखती है। मैंने आपको कहा अंग्रेजों ने बहुत दबाने की कोशिश की, भागना पड़ा। अब जो दबा रहे हैं वो देखिए कैसे भाग। अभी तक कांग्रेस के लोग किसी बुराई के खिलाफ सड़क पे नहीं आए, खाली पार्लियामेंट में मुंह चलाते रहे। पहली बार हुआ कि उस परिवार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वो सड़क पे आ गए। लेकिन मुख्य बात समझ के चलिएगा कि राहुल जी और उनकी जो बहन है मिसेज वाड्रा, वो ये मान के चलते हैं कि हम शहजादे और शहजादी हैं, ये हमारा राजघराना है और ये देश हमारी जागीर है और ये देश की जनता हमारी प्रजा है और ये कांग्रेस जन जो है ये हमारी चाटुकारों की सेना है। और उसी माइंडसेट को कांग्रेस देखिए फिर खाद दे रही है। और अब सोचिए जरा, राहुल गांधी से 3 दिन पूछताछ हो चुकी है, शुक्रवार को फिर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। राहुल गांधी पर जो आरोप है, ये आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो राहुल गांधी को कितनी बड़ी सजा हो सकती है, आइए आपको ये बताता हूं। कितने साल राहुल गांधी को जेल में रहना पड़ सकता है अगर आरोप साबित हो जाते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ग्रिड हटाइए जल्दी से। ईडी के घेरे में राहुल है। राहुल ने 2011-12 में अपनी जो आय है वो 68 लाख रुपए दिखाई थी 2011-12 में। उसके बाद देखिए, आयकर के मुताबिक राहुल की आय 154 करोड़ रुपए थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अगर राहुल पर दोष साबित होते हैं तो कानून के मुताबिक कम से कम 3 साल की सजा होगी। सजा 7 से 10 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी राहुल के खिलाफ हो सकती है। सश्रम कारावास और जुर्माना भी हो सकता है राहुल गांधी को। 3 साल से ज्यादा सजा तो फिर राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी बड़ी परेशानी ये होगी, सजा को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सख्त सजा है और राहुल गांधी को थोड़ी बहुत नहीं, उनका तो यहां तक कहना है स्वामी का कि 22 से 25 साल तक सजा हो सकती है राहुल के अगर दोष साबित हो गए तो। आइए अब जरा सुनवाता हूं मैं कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही ये केस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ किया था। अब जरा उन्हीं को सुनिए।
कोई रास्ता नहीं है, इनको जरूर सजा होगी और सख्त सजा होगी, क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो मनी लॉन्ड्रिंग का होता है उसमें सजा बहुत सख्त, उनको 7 साल जेल मिलेगा। और उसके सोनिया गांधी को भी सर, दोनों को, वो तो दोनों डायरेक्टर है ना, दोनों की दस्तखत है इसमें। तो वो सारे, अब मोतीलाल और वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को नहीं दे सकते, वो तो स्वर्गवास चले गए। तो ये दोनों 100% शेयर्स रखे हुए हैं इस कंपनी की, यंग इंडियन की, तो इन दोनों को सजा होगी। और आइए आपको बताता हूं, राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है तो बहुत से सियासतदान परेशान हैं। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, पी चिदम्बरम जो खुद ईडी के रडार पर हैं, उनका ट्वीट करना लाजमी हो जाता है। देखिए जरा वो क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए आप जरा। अखिलेश यादव ने लिखा, ई का मतलब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी है, यानी ईडी का मतलब ई फॉर एग्जामिनेशन और इन डेमोक्रेसी डी। राजनीति में विपक्ष को यह परीक्षा पास करनी होती है। उन्होंने कहा जब सरकार फेल हो जाती है तब इस परीक्षा की घोषणा करती है। अखिलेश लिख रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, यानी वो कह रहे हैं अगर तैयारी पूरी है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, न मौखिक से और कभी डरना भी नहीं चाहिए, अखिलेश ये लिख रहे हैं। साथ ही साथ देखिए हम पी चिदम्बरम क्या लिख रहे हैं, हम कानून के गलत इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं, चिदम्बरम लिख रहे हैं, और अगर ईडी कानून का पालन करे तो हमें समस्या नहीं है, वो लिख रहे हैं, लेकिन ईडी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। और पी चिदम्बरम लिख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि निर्धारित अपराध क्या है। आइए, लेकिन सवाल एक बड़ा बुनियादी है, राहुल गांधी ईडी के ऑफिस तो जा रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ईडी के सामने जवाब नहीं दे पा रहे? अमूमन आपने देखा होगा कई बार कई बैठकों में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी इंटरव्यू में राहुल गांधी कई बार जवाब नहीं दे पाते। पिछले दिनों राहुल गांधी विदेश में थे और वहां भी उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन सोचिए एक सवाल राहुल से पूछा गया, उस सवाल का जवाब भी राहुल गांधी नहीं दे पाए, केवल सुनते, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था बोलना क्या। सुनिए जरा। Question really is about actually a kind of Gandhian question about violence and how to live with it, and in your case it's also personal, and so could you sort of say a little bit on your own personal resilience on it, but also how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's तो आप देख रहे थे कि राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया, राहुल गांधी कई मिनट तक कुछ बोल भी नहीं पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए। हो सकता है शायद आप अगर ये इंटरव्यू को सुन रहे थे तो सवाल सुनने के बाद आपको लगता है इसका जवाब तो मैं ही दे लेता। बहरहाल अब लोगों को सुनिए। कांग्रेस जो सड़कों पर आग लगा रही है सिर्फ अपने नेता से पूछताछ को लेकर, उस पर लोगों में भी गुस्सा है। लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि डर क्यों रहे। सुनिए जरा। जब भैया उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उनको जवाब देना चाहिए, क्यों डर रहे हैं आप? जवाब कर नहीं तो डर नहीं। कांग्रेस का पुराना काम है आग लगाना। चोर कभी कहेगा मैंने चोरी की हुई है, इसका मतलब आप चोर, आप कार्यकर्ताओं से रोडों पर आग लगवा रहे हो, देश में आग लगवाएंगे आप। अब ये ना कि बिन पेंडिंग वाला काम हो गया, कोई मतलब नहीं है, बेफालतू आग लगा रही है। ये शांति से बैठे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, अभी आग बबूला हो रहे हैं। तो सुन लिया आपने लोगों को। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।